पढ़ते राजकमल चौधरी की ड्राइंग रूम। सीढ़ियों का रास्ता बहुत पतला था और दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। अंधेरा इसलिए अधिक था कि मैं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते महसूस कर रहा था कि मेरे पाँव बस लौटना चाहते। फ़ोन पर जब मैं उनसे बातें कर रहा था तब भी सोच रहा था कि अचानक फ़ोन रख दूं, बातें बंद कर दूं। उनकी बातों में, बातें करने के ढंग में, लहजे में, उच्चारण में काफ़ी मिठास और इतनी एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी से मुझे बार बार भय लगता रहा है। मैं धन संपत्ति से मुझे कभी भय नहीं लगा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टरों से सिताप अनुकूलित कमरों में निर्भय निशंक घुस जाता हूँ। अल्सेशियन और टेरियरों से मेरा परिचय है, मगर अभिजात्य से मुझे डर लगता है। बचपन देसी रियासतों में बीता है, और तब बीता है जब रियासतों के मालिक और नवाब शिकार खेलते थे और यूरोप जाते थे और गवैयों और पहलवानों को पालते थे। बिजनेस फर्म नहीं कायम करते थे, कांग्रेसी टिकट से इलेक्शन में नहीं खड़े होते थे, गांधी की टोपी नहीं पहनते थे। अब वह समय नहीं रह गया, मगर एरिस्टोक्रेसी से मुझे डर लगता है। इसलिए फ़ोन पर आयरिन से बात करते वक्त भी मुझे डर लग रहा था, और अब ये तंग और अंधेरी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मेरी मामूली सी शक्ल और मेरे मामूली से कपड़ों को देख आयरिनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मगर अब तो 4-6 सीढ़ियाँ और हैं। कॉल बेल बजाने पर 2 बातें हुई। अंदर से किसी कमरे से कोई बड़ा खूबसूरत कुत्ता 2-3 बार भूख कर चुप हो गया, और नौकरानी की तरह दिखती हुई एक औरत ने दरवाज़ा आधा खोला और सिर बाहर निकालकर पूछा, किसको खोजते हैं? किसको खोजता है? मेरा नाम दयानंद है, मिस आयरिनी ठाकुर को मिलने आया हूँ। कहना खत्म भी नहीं किया था कि दरवाज़ा बंद हो गया। नौकरानी की तरह दिखती हुई एक औरत का चेहरा गायब हो गया। सामने दरवाज़ा था और दरवाजे पर प्लास्टिक की प्लेट पर लिखा था, मिसेस कैथरीन ठाकुर, यानी आयरिनी की माँ। आयरिनी की माँ फ्रांस की और बेल्जियम की या चेकोस्लोवाकिया की हैं, ऐसा मुझे पहले से पता। आयरिनी के पिता उच्च वंशीय ब्राह्मण थे और वायुसेना में उच्च पदस्थ अफसर थे। पिता अब नहीं है, माँ भी नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक की नेम प्लेट है। आयरिनी की माँ नहीं है, यह सोचकर अचानक मुझे बहुत दुख हुआ। बड़ी तेज इच्छा हुई कि एक बार उनसे मिल पाता, उनकी आंखों को और उनके चेहरे को और उनकी बातों को देखकर सुनकर यह समझने की कोशिश करता कि उनके आत्मा में कौन सी शक्ति थी जो उन्हें यह साहस दे सकी कि अपना सारा कुछ त्याग कर खत्म करके वो यूरोप से चली आई, हरदम के लिए चली आई। यह शक्ति उनमें नहीं थी, आयरिनी के पिता में थी। दरवाज़ा फिर खुला और 24-25 की एक लड़की ने मुझसे कहा, अंदर आ जाइए। 24-25 की एक लड़की ने मुझसे कहा और मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में नयापन नहीं था, एरिस्टोक्रेसी भी नहीं थी। वही थी जो बड़े होटलों या बड़े दफ्तरों के रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट में होता है। लगता है कि यह मुस्कुराहट मेरी चिर परिचित है। लगता है कि इस व्यक्ति से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। लगता है और हम अचानक ही बहुत आराम और हल्कापन और ताजगी महसूस करने लगते हैं। मैंने यह सब महसूस नहीं किया, क्योंकि यह मुस्कुराहट खुद मेरा पेशा है। लड़की किनारे हटती हुई बोली, आप बैठिए, दीदी बात ले रही है, 10 मिनट में आ जाएगी। ड्राइंग रूम इतना बड़ा नहीं था। मेरे ठीक सामने एक लंबा सोफा पड़ा था और सोफे पर 3 लड़कियां जापानी गुड़ियों की तरह बैठी थी। बाईं तरफ दूसरा सोफा पड़ा था जिस पर 2 प्रौढ़ व्यक्ति थे। दाईं तरफ तीसरा सोफा था जिस पर एक युवक अकेला बैठा था। 3 सोफे पर 3 लड़कियां थी और इस बीच में एक गोल टेबल था। टेबल पर चांदी के एक पुराने गुलदस्ते में चांदी की एक नंगी लड़की खड़ी थी और एक हाथ जांघों की रक्षा कर रहा था। ऊपर उठे हुए दूसरे हाथ में गुलाब के चंद ताजा फूल थे। उन दोनों प्रौढ़ व्यक्तियों ने एक साथ कहा, क्लब का वक्त हो रहा है, हम लोग अब चलें? जापानी गुड़ियों की तरह दिखती हुई तीनों लड़कियां मुस्कुराए और कर खड़ी हो गई। अकेले बैठे हुए ने मुझसे कहा, बैठिए, दीदी अभी आती ही होंगी, आपके लिए वेट कर रही थी। फिर बात लेने चली गई। प्रौढ़ व्यक्ति मेरे बगल से गुजरते हुए और तीखी निगाहों से मुझे देखते हुए कमरे से बाहर चले गए। सीढ़ियों से नीचे उतर गए और कमरे में 2 दरवाजे थे, जैसा अक्सर ड्राइंग रूम में होता है। दूसरे दरवाजे से तीनों लड़कियां चली गई। उनके पीछे वो युवक भी चला गया। सिर्फ मुझे अंदर ले जाने वाली लड़की
दरवाजे के पास रही। मैं भी एक कुर्सी पर बैठने लगा। नहीं, सोफे पर आराम से बैठी, दीदी तुरंत आ जाएगी, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने मुझसे कहा, और मैं सोफे पर बैठकर सिगरेट जलाने लगा। कोने के रैक टेबल पर एश ट्रे की ओर बढ़ा। उसने तेजी से एश ट्रे उठा लिया और मेरे सोफे की बाह पर रखने लगी और टेबल पर रखने लगी और मुझसे टकरा गई। मेरा चश्मा आंखों से उतरकर फर्श पर गिर गया। टूटा नहीं। अब जोरों से चीखी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं उसकी चीख से डर गया। फिर बोला, नहीं, सॉरी होने की कोई बात नहीं। मैंने आश्वासन दिया कि तो वह दोबारा मुस्कुराई और सामने की कुर्सी पर बैठ गई। बैठकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। काफी देर तक देखते रहने के बाद मैंने पूछा, आप आयरिनी की बहन हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी आयरिनी है, फिर लीलू यानी लिलियन और है जो सबसे बाईं तरफ बैठी थी, फिर मैं हूँ, फिर शीलू है जो सबसे दाईं तरफ थी, फिर मिनी। हम लोग 5 बहनें हैं। एक भाई है सुभाष जो अभी भीतर गया है। उसने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। मैंने पूछा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तभी आयरिनी आ गई। आती आती बोली, इसका नाम है शकुंतला। माँ उन दिनों कालिदास के नाटक पढ़ रही थी, मगर उन नाटकों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। बड़ी बातूनी है और बहनों से झगड़ा करने के अलावा इसे कोई काम नहीं आता। शकुंतला शर्माने लगी। आयरिनी हाथ में पड़ी कंघी की एक लट में रोककर सोफे पे घस गई। आयरिनी का तुरंत धुला हुआ चेहरा मुझे अच्छा लगा। चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं था, फिर भी नहीं लग रहा था कि उसकी उम्र 30 को पार कर चुकी है। बिना बाहों वाली लो कट ब्लाउज और खादी की सफ़ेद साड़ी में वह ज़रा भी विदेशी नहीं दिखती थी। मैंने सुना था कि आयरनी 20-22 साल फ्रांस में रह चुकी है, मगर चेहरे पर या शरीर पर कहीं भी फ्रांस नहीं था, यूरोप नहीं था। बाल खुले थे और पीठ पर कमर से नीचे फैल रहे थे। बाहें खुली थी और संगमरमर की बनी मालूम होती थी। शकुंतला कमरे से बाहर चली गई थी। मैं चुपचाप बैठा रहा। आयरिनी ने बालों को लपेटकर टेम्पररी जूड़ा बांध लिया। जूड़ा बांधने की क्रिया के वक्त मेरी आंखें उसकी बाहों से चिपकी रही और मैं आतंकित होता रहा। आतंकित इसलिए होता रहा कि आयरिनी जाने अनजाने में अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी और उसका शरीर अपने आप में शारीरिक अभिजात्य का सुंदर उदाहरण था। और पता नहीं मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है कि मैं नारी शरीर से और अभिजात्य से क्यों आतंकित होता रहा हूँ। बेयरा, हम लोगों के लिए कॉफी ले आओ, किसी अदृश्य शक्ति को संबोधित करते हुए आयरिनी ने बड़े ही सुललित कंठ से पुकारा। ठीक मिनट बाद कॉफी आ गई। कॉफी का ट्रे उठाए एक नेपाली लड़का आया। 2 खाली प्याले, कॉफी पॉट, दूध का प्याला, चीनी का प्याला, एक बड़ी तस्तरी जिसमें आम और केले और संतरे के टुकड़े थे। फूलों वाली नंगी लड़की को थोड़ा खिसकाकर ट्रे रख दिया गया। आयरिनी मुस्कुराई और कॉफी बनाने लगी। मैंने सिगरेट जलाई। मैं समझती थी आप एकदम ऑक्सफोर्ड स्टाइल के आदमी हैं, मगर आप तो 100% भारतीय हैं। आपके आर्टिकल्स और कॉलम पढ़कर तो लगता है अंग्रेजी आपकी मदर टंग है। मैं तो बहुत डरी रही थी। फ्रांस को मैं मदरलैंड की तरह जानती हूँ, फिर भी नहीं पता क्यों कॉन्टिनेंट का कायदा कानून मुझे पसंद नहीं। मुझे अपना यह देश ही अच्छा लगता है, अपना देश, अपना लिबास, अपने फल फूल। आयरिनी कॉफ़ी बनाती बनाती बोलती रही। मैं सिगरेट पीता पीता मुस्कुरा रहा। उत्तर मैंने कुछ नहीं दिया। उत्तर देने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं आयरिनी को समझने की कोशिश करता रहा था। माँ बाप इतने रुपए छोड़ गए हैं कि आयरिनी इतने शानदारी से तीनों बहनों और एक भाई और बेयरों और नौकरानियों को पाल रही है। कमरे के फर्नीचर बेहद खूबसूरत और लेटेस्ट डिज़ाइन की। इन खिड़कियों में झूलते हुए पर्दे कीमती जापानी हैंड प्रिंट के हैं। दीवारों पर ओरिजिनल पेंटिंग्स है और पेंटिंग्स से आयरिनी की सुरुचि कला प्रियता का पता चलता है। फर्श पर पर्शियन कारपेट है। एक कोने में पियानो सेट है, दूसरे कोने में रेडियोग्राम। ड्राइंग रूम है या शादी करके चर्च से लौटती हुई यूरोपियन राजकुमारी की तरह खूबसूरत और सजी धजी है। ये पेंटिंग्स आपको अच्छे लगे हैं? सामने वाली तो स्टडी मैतासी की है। एक आर्ट डीलर का कहना है कि अगर बेच डालूं तो 1-2 लाख से कम क्या मिलेंगे। और यह व्रॉक है, यह पिकासो। आयरिनी की आंखों में जैसे आर्ट की सारी खूबसूरती फैल गई। मैतासी, व्रॉक, पिकासो, हेनरी मूर बातें पेंटिंग से
स्कल्पचर पर आए, स्कल्पचर से लिटरेचर और फिलॉसफी पर आया। आयरनी ने कहा, अचानक आपसे फ़ोन पर बातें हुई और अचानक इस मुलाकात में ही हम कितने नज़दीक आ गए हैं। मैंने अनुभव किया हम दोनों वाकई नज़दीक आ गए हैं। वो मेरे ही सोफे पर बैठ चुकी थी और कॉफ़ी सिप कर रही थी और फिलॉसफी की बातों में उतर आई थी। मुझे औरतों के मुंह से फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती, कविता अच्छी लगती है। मैंने कहा, इलियट ने लिखा है कि वी डोंट नो ईच अदर बट लेट्स प्रिटेंड इट। और एजरा पाउंड ने लिखा है, डोंट प्रिटेंड एंड लेट्स विल बिलीव इट, लेट्स deceive each other and don't deserve it। आयरनी ने रुक रुक कर रेशम जैसे मुलायम और तुरंत खुले हुए बादल जैसे कुंवारे लहजे में मुझसे कहा और नजर झुकाकर कॉफी के अपने अर्ध खाली प्याले की तरफ देखती रही। प्याली खाली हो गया और एक बार ही नहीं, धीरे धीरे प्याला खाली होता गया और खाली होता गया और मेरा भय बढ़ने लगा और कमरा भारी होता गया। कमरे की हर चीज का वजन बढ़ने लगा। चांदी की नंगी लड़की और गुलाब के सुर्ख फूल और जापानी प्रिंट के पर्दे और दीवारों पर फैली क्यूबिक तस्वीरें। तब मैंने कहा कि प्रिटेंशन पसंद नहीं करता हूँ, सफाई और साफ गोई पसंद करता हूँ। सादगी मुझे बहुत प्यारी है। लिपस्टिक से और किक मेकअप से मुझे नफरत है। मैं बुद्धि और बौद्धिकता से लगाव रखता हूँ। बीथोवन और मोजार्ट से ज़्यादा मुझे ब्राह्मस पसंद रहा है। मुझे बायरन नहीं, मिल्टन चाहिए। मुझे मिल्टन भी नहीं चाहिए, रविन्द्रनाथ चाहिए। তুমি অগ সেই तव ऋण आमी मोर प्रेम दिए शुद्धि चिर दिन। और आयरनी ने कहा कि उसे रविंद्र संगीत से प्यारी और कोई चीज़ नहीं लगती और खास सब स्वरों के अलावा वह लिपस्टिक नहीं लगाती, मेकअप नहीं करती, बस जूड़े में मोतियां और बेला या गुलाब या चंपा के 4 फूल डाल लेती है और गले में छोटा सा कोई नीलम या हीरा या पन्ना डाल लेती है। सिल्क से उसे नफरत है। ज़्यादातर खादी या हैंडलूम पहनती है और उसके अपने कवि तो गोएट और दांते हैं। एबनटन और होप्स ये हु एंटर हियर ऐसे दांते के इन फनों के दरवाजे पर लिखा है। और आयरनी ने कहा कि शकुंतला के डांस का उदाहरण नहीं मिल सकता। राम गोपाल और उदय शंकर जैसे लोग तारीफ करते नहीं थकते, मगर शकुंतला कहती प्रोफेशनल नहीं बनेगी, शौक है बस। और लिलियन संगीत में उसके प्राण बसते हैं। रेडियो वाले पता लिखते लिखते थक गए। लिलियन प्रोग्राम देने नहीं जाती है। फिल्म वालों ने प्लेबैक का ऑफर दिया था, मैंने मना कर दिया। आखिर लोग क्या कहेंगे? क्लेरियन ठाकुर की बेटी फिल्मों में गाती है। शीलू तो बस अपना फ्लाइंग क्लब की ऑनररी सेक्रेटरी है। अपना हवाई जहाज तो कभी होगा नहीं, तो शायद शीलू रात दिन आकाश में उड़ती रहेगी। सिर्फ मैं ही कोई शौक नहीं पालती, बस रात दिन किताबें पढ़ती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि अपने देश के लोगों के लिए अपना कल्चर क्यों तोड़ रहे हैं। बेयरा वापस आया और ट्रे उठाकर चला गया। आयरनी ने चांदी की लड़की के हाथ से एक गुलाब छीन लिया और पंखुड़ियों पर उंगलियां फेरती रही। एक दो पत्ते टूट गए। मैंने अपने पैकेट का आखिरी सिगरेट जलाया। मैंने कहा, फिर आपने इतनी मामूली सी नौकरी के लिए एप्लीकेशन क्यों दिया है? आपको पता है आपको कुल 300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आपने मुझे बेकार अपने यहाँ बुलाया, बेकार मुझसे परिचय किया। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकूंगा मिस आयरनी। हमें कोई साधारण सी लड़की चाहिए जो हमारे अखबार के वुमेन सेक्शन को संभाल सके। मुझे विश्वास है कि आप खुद भी इतनी सस्ती नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे। आई एम सॉरी। आयरनी ने अपने भारी और बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी ओर देखा, फिर पलकें गिर गई। फिर वे गुलाब के फूल को देखती रहीं जिसकी पंखुड़ी फर्श पर बिखर चुकी थी। फिर वे चांदी की लड़की को देखती रही, पॉलिश नहीं होने की वजह से जिसके शरीर पर जगह जगह दाग आ गए थे। फिर वे मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट होटलों के रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट नहीं थी। मुस्कुराहट मेरे लिए अपरिचित थी। यह बहुत साफ और बहुत नंगी और बहुत तीखी मुस्कुराहट थी। आयरनी का जूड़ा खुल गया था और लंबे बाल चेहरे के दोनों तरफ फैल गए थे। सीलिंग फैन की तेज हवा
में सिहर रहे थे। मेरे मन का सारा भय, सारा आतंक खत्म हो चुका था और मुझे याद आ चुका था कि मैं अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक हूँ और आयरनी ने मेरे नीचे काम करने के लिए दरख्वास्त दिया है। देखिए दयानंद साहब, आप इतने साफ लफ्ज़ों में नहीं पूछा होता तो मैं यही कहती कि मैं रुपयों के लिए नहीं, शौक के लिए, जर्नलिज्म के अपने शौक के लिए आपके न्यूज़पेपर में काम करना चाहती हूँ, मगर अब ऐसा नहीं कहूँगी। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, आपसे कोई बात छिपाने से मेरा लाभ नहीं, नुकसान है। आइए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, आयरनी ने कहा और उठ खड़ी हुई। मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग खींचती हुई अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे में ले गए। पर्दा हटाकर हम दोनों भीतर गए। भीतर कुछ नहीं था, बहुत ही छोटा किचन का कमरा था। कमरे में एक और चूल्हा पर चावल पक रहा था, खाने के बर्तन बिखरे थे, 2-3 बड़े-बड़े ट्रंक रखे थे, बिस्तरों के बंडल पड़े थे, गृह गृहस्थी का पूरा सामान पड़ा था और दूसरी ओर जमीन पर दरी बिछाकर 3 बहनें बैठी थी। शकुंतला फिल्म फेयर का कोई पुराना अंक पलट रही थी, लिली चावल से कंकड़ पत्थर चुन रही थी, शीलू लेटी पड़ी थी और ताड़ के पत्ते का पंखा खुद को और अपनी बड़ी बहनों को झल रही थी। एक मूढ़े पर भाई बैठा था और फिजिक्स की किताब पढ़ रहा था। कमरे में कहीं जगह नहीं बच रही थी जहां मैं और आयरनी एक साथ खड़े हो सकते हैं। बहनों और भाइयों ने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं आधा पर्दे और आधा आयरनी के पीछे छिपा था। शकुंतला ने बहुत उत्सुक और चिंतित स्वर में पूछा, दीदी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना? वे क्या कह रहे थे? मैं वापस आकर सोफे पर बैठ गया। आयरनी वापस आई, दरवाजे के पास खड़ी रहकर ही बोली, दयानंद साहब, इस कमरे की हर चीज किराए की है और पिछले 5-7 महीनों से किराया नहीं दिया गया है और नेपाली बयार नौकर मेरे नहीं है, बगल के फ्लैट वालों के। वे लोग दयालु हैं, कभी कभी अपने नौकरों से हमें काम लेने देते हैं। मैंने आयरनी को कोई उत्तर नहीं दिया, बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज देखता रहा, आयरनी को देखता रहा। आयरनी को फैशन से और मेकअप से और ऐसी ऐशो इशरत से वाकई नफरत है।